नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी, माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का रहस्य। भाई अर्चित, आप पुरुषों में एक ड्रैगन के समान हैं, लेकिन यदि आप माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में करना चाहते हैं तो आप केवल अपनी सुंदरता पर निर्भर नहीं रह सकते। अर्चित ने खुद को संभाला और कहा, चूंकि अब उसे अर्जुन से एक एहसान मांगना था, इसलिए वह इतना सीधा नहीं बोल सकता था कि अर्जुन को बुरा लग जाए। अर्जुन का भाव बदला और उसने पूछा, क्या अर्चित भाई का मतलब है कि आप माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में करने का तरीका जानते हैं? मैं स्वाभाविक रूप से इसे वश में करना नहीं जानता, लेकिन मेरे पास एक जानकारी का टुकड़ा है जिसे मैं अर्जुन भाई को प्रदान कर सकता हूँ। ओह, मुझे सुनने दो। अर्जुन तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। अर्चित ने कहा, दुनिया केवल इतना जानती है कि माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल सम्राट देवेंद्र महान सम्राट की उत्पत्ति सम्राट कलाकृति नेटल एम्परर आर्टिफैक्ट है, लेकिन वे नहीं जानते कि माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल वास्तव में सम्राट देवेंद्र महान सम्राट की कलाकृति नहीं, बल्कि एक प्राचीन विदेशी कलाकृति एंशिएंट एक्सोटिक आर्टिफैक्ट है। प्राचीन विदेशी कलाकृति, ये सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। वास्तव में? अर्चित ने सिर हिलाया और कहा, सम्राट देवेंद्र महान सम्राट बनने में सक्षम हुए क्योंकि उन्होंने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल प्राप्त किया। ये कहा जा सकता है कि माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ने ही उन्हें महान सम्राट के रूप में प्रसिद्ध किया। ऐसी बात है? ये सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ। ये सचमुच एक रहस्य था। अगर अर्चित ने उसे नहीं बताया होता तो वह इसके बारे में कभी नहीं जान पाता। अन्यथा माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल फीनिक्स ट्रू फायर को कैसे दबा सकता था? इसे दबाने के बाद हेवन डिवावरिंग ग्रेट एम्परर भी इसकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सके थे। अगर यह कोई साधारण एम्परर आर्टिफैक्ट होती तो दसियों हजार वर्षों तक ऐसी दिव्य अग्नि डिवाइन फायर को दबाना असंभव होता। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसे लगा कि यह बात समझ में आती है। फीनिक्स ट्रू फायर अत्यधिक दबंग ओवरबेयरिंग थी, फिर भी इसे माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ने दसियों हजार वर्षों तक दबाए रखा। अगर माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल इस बार खुद से दूर नहीं उड़ गया होता तो फीनिक्स ट्रू फायर शायद फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाती। तो फिर अर्चित भाई किस जानकारी की बात कर रहे हैं? अर्जुन ने गहरी आवाज में पूछा। अर्चित का भाव गंभीर हो गया और उसने कहा, प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उस समय सम्राट देवेंद्र महान सम्राट पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न टेरिटरी के सेविज डेसोलेट एंशिएंट लैंड्स में गहराई तक चले गए थे। उस समय सम्राट देवेंद्र महान सम्राट केवल एम्परर रेल्म में साधारण व्यक्ति थे। वे माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करना नहीं जानते थे। अंत में उन्होंने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की स्वीकृति पाने और इसे सेविज डेसोलेट एंशिएंट ग्राउंड से बाहर लाने के लिए 81 घंटे की गूंज सहनी पड़ी। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल वास्तव में सेविज डेसोलेट एंशिएंट ग्राउंड से आया था। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। इससे पहले उसने अर्चित को सेविज डेसोलेट एंशिएंट ग्राउंड का उल्लेख करते हुए सुना था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब जब उसने सुना कि माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल वास्तव में सेविज डेसोलेट एंशिएंट ग्राउंड से आया था तो उसने महसूस किया कि यह एक अविश्वसनीय जगह थी। उसने चुपके से फैसला किया कि अगर उसे मौका मिला तो वह वहां जाकर एक नजर जरूर डालेगा। हालांकि युआन कड़ाही रेल्म के महान सम्राट ने वास्तव में माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की आत्मा बेल स्पिरिट की पहचान हासिल करने के लिए 81 घंटे की गूंज का सामना किया था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। अर्जुन ने भी माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की शक्ति का अनुभव किया था। जब थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म का योद्धा इसके संपर्क में आया तो वह मौके पर ही सदमे से मर गया था। उसे खुद पर यकीन नहीं था कि वह 81 घंटे की गूंज का सामना कर पाएगा। अर्चित के शब्दों ने निस्संदेह अर्जुन को माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में करने का एक तरीका प्रदान किया, लेकिन ये बेहद खतरनाक भी था। अर्जुन भाई, अगर आपको आत्मविश्वास और अवसर नहीं है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल पर ध्यान न दें।
शैटर्ड स्टासी में अभी भी कई अच्छी चीजें हैं। आप और मैं एक साथ यात्रा कर सकते हैं। उसके शब्दों को पूरा करने का इंतजार किए बिना अर्जुन ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं फिर भी जाकर देखना चाहता हूँ। अर्चित का चेहरा उतर गया। उसने कहा, तो ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं मनाऊंगा। अर्जुन भाई, सावधान रहना। बहुत धन्यवाद अर्चित भाई, फिर मिलेंगे। अर्जुन मुस्कुराया और जैसे ही उसने बात की उसकी आकृति आसमान में कूद गई। अर्चित वहां खड़ा रहा, अर्जुन की पीठ को जटिल भावों से देखता रहा। काफी देर बाद उसने एक गहरी आह भरी, एक और दिशा ढूंढी और अकेला चला गया। उसकी अर्जुन के साथ कोई खास दोस्ती नहीं थी। अर्जुन ने उससे वादा किया था कि मौका मिला तो वह पूर्वी क्षेत्र के अर्चित परिवार के किलेची फैमिली फोर्ट में जाकर एक नजर डालेगा। अगर कोई और होता तो न केवल वे उसे नजरअंदाज करते, बल्कि वे उसे चुप कराने के लिए मार भी सकते थे। आखिरकार अर्चित ने अभी अभी अर्जुन को फीनिक्स ट्रू फायर को दबाते हुए देखा था। अगर इस तरह की बात फैल गई तो भविष्य में अर्जुन का समय अच्छा नहीं रहेगा। इसी चिंता के कारण अर्चित ने स्वेच्छा से कसम खाई कि वह किसी को नहीं बताएगा कि उसने क्या देखा। हालांकि उसे इस बात का कोई यकीन नहीं था कि अर्जुन उसे खोजने के लिए अर्चित परिवार के किले जाएगा। अगर अर्जुन नहीं गया तो उसकी पत्नी निस्संदेह मर जाएगी, लेकिन अगर अर्जुन गया भी तो उसकी पत्नी के बचने की संभावना बहुत कम होगी। अर्जुन ने आधे दिन तक माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की दिशा में पीछा किया और फिर अचानक मायरनी पर लगाए अपने सोल इम्प्रिंट को महसूस किया। जब मायरनी पहले उसके पास से गुजरी थी तो अर्जुन ने उस पर एक सोल इम्प्रिंट लगाने के लिए जानबूझकर उसके कंधे पर थपथपाया था ताकि वह उसे ट्रैक कर सके। जहां तक मायरनी की अप्रसन्नता और संदेह की बात थी, वह अपरिहार्य था। इस सोल इम्प्रिंट के बिना अर्जुन निश्चित रूप से माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के ठिकाने का पता नहीं लगा सकता था। सोल इम्प्रिंट की दिशा में उड़ते हुए अर्जुन को 1 और घंटे बाद मायरनी शून्य में कहीं दिखाई दी। हालांकि जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि मायरनी इस समय किसी के साथ लड़ रही थी और उसे घेरा हुआ था। अर्जुन ने अपनी आंखें गड़ा दी और पाया कि उसे घेरने वाले 2 लोग थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म के थे। उनकी खेती काफी अच्छी थी। मायरनी अकेले 2 लोगों के खिलाफ लड़ रही थी और काफी शर्मिंदा दिख रही थी। उसे काफी चोटें आई थीं और वह खून से सनी हुई थी। चारों ओर फिर से देखने पर अर्जुन ने पाया कि लगभग सभी दर्जनों योद्धा जो गहरे लाल सितारों में दिखाई दिए थे वे यहाँ थे। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल शून्य में स्थिर था, गतिहीन। हर कोई लालची और लोभी नजरों से माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को देख रहा था, लेकिन कोई भी आगे आकर इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, जिससे अर्जुन को बहुत अजीब लगा। वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। हालांकि जिस बात से उसे थोड़ी राहत मिली वह ये थी कि नेदरवर्ल्ड सेक्ट का तमराज भी यहाँ था और गया नहीं था। इस खोज से अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। शैटर्ड स्टासी बहुत विशाल था। अगर वह तमराज को यहाँ खो देता तो वह सचमुच नहीं जान पाता कि उसे कहाँ ढूंढना है। लगभग हर कोई शून्य में चुपचाप इंतजार कर रहा था। केवल मायरनी ही 2 विरोधियों के साथ लड़ रही थी, इसलिए जैसे ही अर्जुन आया उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। तमराज ने भी उस पर हल्के से नजर डाली, लेकिन चूंकि अर्जुन ने मुखौटा पहना हुआ था इसलिए उसे पहचाने जाने की चिंता नहीं थी। इधर मत आना। जैसे ही अर्जुन दौड़ा, मायरनी जो किसी से लड़ रही थी और एक नुकसानदेह स्थिति में थी, अचानक अर्जुन की दिशा में चिल्लाए। इस भटकाव के कारण उसके शरीर पर तुरंत 2 घाव दिखाई दिए, जिससे खून बहने लगा। अर्जुन ने उसे आश्चर्य से देखा। वह नहीं जानता था कि इस महिला ने उसे पास आने से क्यों रोका था, खासकर जब उसे घेरा गया था। अगर यह उसकी पिछली हरकतों के कारण था जिससे उसे घृणा महसूस हुई, तो यह थोड़ा ज्यादा संवेदनशील था। लेकिन जल्द ही अर्जुन उसके इरादों को समझ गया। जैसे ही वह दौड़ा, उसने अपने चारों ओर की असामान्यताओं पर ध्यान दिया। शून्य में एक प्राकृतिक स्पिरिट अरे छिपा हुआ था और वह बेहद अच्छी तरह से छिपा हुआ और खतरनाक था। बाहर से वह इसे बिल्कुल भी भांप नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा उसे संकट का भाव महसूस हुआ और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कोई भी लापरवाही से काम नहीं कर रहा था,
भले ही माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल उनके ठीक सामने था। जिस जगह पर माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल स्थित था, वह पूरी प्राकृतिक स्पिरिट अरे में सबसे खतरनाक जगह लगती थी। इसे समझने के बाद अर्जुन का चेहरा उतर गया। चारों ओर देखते हुए अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर दर्जनों योद्धा उसे खुशी से भरी नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे उपहास से भरे हुए थे। अर्जुन ने ठंडे भाव से सूंघा और चिल्लाया, क्या देख रहे हो, कचरे का ढेर? क्या तुम मानते हो कि यह युवा मास्टर तुम्हारी आंखें नहीं निकाल देगा? वह गलती से इस प्राकृतिक स्पिरिट अरे में घुस गया था, इसलिए वह कुछ हद तक चिढ़ गया था। हालांकि ये सामान्य था कि वे लोग उसे याद न दिलाएं, लेकिन इस समय उनकी खुशी देखना गुस्सा दिला रहा था। जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, दर्जनों आंखें अर्जुन पर टिकीं। हत्या का इरादा तुरंत हवा में भर गया, जिससे आसपास की जगह जम गई। यहाँ आने वाला कौन सा योद्धा किसी महान सेक्ट का अभिजात वर्ग एलीट नहीं था। उन्होंने हमेशा खुद को बहुत ऊंचा माना था, लेकिन अब उन्हें अर्जुन कचरा कह रहा था। कौन इसे सह सकता था? इससे भी ज्यादा अर्जुन ने केवल कुछ शब्दों से सभी को शाप दिया था। ये बहुत ही कानूनहीन था और आकाश और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता था। कई लोग अर्जुन को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों। अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़े, ऐसा लग रहा था जैसे वह इन लोगों को अपनी आंखों में नहीं रखता। वह मायरनी की ओर मुड़ा और पूछा, इन दोनों का तुम्हारे साथ किस तरह की दुश्मनी है? तुम यहाँ क्यों लड़ रही हो? इससे पहले केवल मायरनी ने ही उसे चेतावनी दी थी कि वह इधर न आए, और उसे घेरा गया था, जिससे अर्जुन थोड़ा भावुक हुआ था। स्वाभाविक रूप से वह बस बैठकर नहीं देख सकता था। मायरनी ने क्रोध में कहा, पंथ की दुश्मनी का व्यक्तिगत दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। उसने पहले अर्जुन को क्यों बुलाया था? वह वास्तव में अर्जुन की जान बचाने के लिए नहीं था। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि अर्जुन उसके पंथ को एक संदेश दे, उन्हें उसकी स्थिति के बारे में बताए। अगर वह यहाँ मर जाती तो कम से कम किसी को पता होता। लेकिन इस मूर्ख ने वास्तव में अंदर दौड़ लगा दी थी। अब वह चाहकर भी नहीं जा सकता था। मायरनी ने पाया कि जब से वह इस आदमी से मिली थी, तब से सब कुछ गलत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे शाप दिया हो। मायरनी को घेरने वाले दो लोगों में से एक चिल्लाया, कुतिया, हमारे पंथ के बड़े भाई बिग ब्रदर को तुमने नपुंसक बना दिया है। अब से ये व्यक्ति न तो इंसान है और न ही भूत। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करती हो कि इसका व्यक्तिगत दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है? जैसे ही उसने ये कहा, सभी के भाव शानदार हो गए। उन्होंने उस कथनीय बड़े सीनियर भाई एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के लिए गुप्त रूप से सहानुभूति महसूस की। एक आदमी का नपुंसक हो जाना इतनी दुखद बात थी। इसके बारे में सोचने मात्र से ही लोगों के अंडकोश में ठंडक महसूस हुई और एक ठंडी हवा उनके पास से गुजर गई। मायरनी ने ठंडे भाव से कहा, उसने अपराध करने के लिए उस चीज का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। उस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी शक्ल के साथ दुनिया में कोई भी आदमी तुम में दिलचस्पी नहीं लेगा। मुझे लगता है कि तुम ईर्ष्यालु हो, इसलिए तुमने बड़े भाई के साथ ऐसा किया। एक अन्य व्यक्ति ने भी चिल्लाया, ये सही है। एक महिला के रूप में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी में किसी आदमी का स्वाद नहीं ले पाओगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अभी अपने कपड़े उतार कर देख सकती हो कि यहाँ मौजूद कौन सा आदमी तुम्हें दूसरी नजर देखने को तैयार है। यह एक महिला है। आसपास के योद्धाओं में से एक ने आंखें फाड़कर आश्चर्य से पूछा, मैं जरूर अंधा हो गया हूँगा। मैंने सोचा था कि वह एक आदमी है। छे, यह महिला सच में दिलचस्प है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गलत शरीर में जन्म लिया हो? हा, तुम नहीं समझते। इस तरह की महिला जितनी ज्यादा होती है, उसके साथ खेलना उतना ही ज्यादा दिलचस्प होता है। हिस, भाई, तुम्हारा स्वाद बहुत तेज है। चारों दिशाओं से आती शोरगुल भरी चर्चाओं ने मायरनी का चेहरा लाल कर दिया, या तो गुस्से से या किसी और चीज से। हालांकि वह बेफिक्र थी और उसका रूप रंग तटस्थ था, वह आखिर एक महिला थी। उसके सामने ऐसे शब्द कहे जाने पर वह स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मिंदा और गुस्से में थी।
भले ही उसका स्वभाव बुरा नहीं था, इस समय उसका मन अशांत हो गया था और पूरी तरह से भ्रम में था। ये देखकर उसे घेरने वाले 2 योद्धा खुश हो गए और भी ज्यादा क्रूर हो गए। मायरनी की ताकत अच्छी थी और हालांकि उन दोनों का पूर्ण रूप से पलड़ा भारी था, फिर भी अगर वे उसे नीचे गिराना चाहते थे तो उन्हें एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन इस समय मायरनी की मानसिक स्थिति केओस में थी और यह केवल समय की बात थी कि वह हार जाएगी। इस क्षण एक अन्य व्यक्ति हंसा और बोला, पूरे पूर्वी क्षेत्र में हेवनली वुल्फ वैली के बड़े भाई मायरनी का नाम कौन नहीं जानता। ओह माफ करना, मैंने गलत बोल दिया, ये बड़ी सीनियर सिस्टर बिग सीनियर सिस्टर है, हा हा हा। इस व्यक्ति की आवाज अर्जुन को परिचित लगी। उसने अपना सिर घुमाया और ब्रह्म होली लैंड के पवित्र पुत्रों सौर्यनंदन और समाधिराज को देखा। बोलने वाला सौर्यनंदन था, जिसने पहले अर्जुन के साथ एक वार का आदान प्रदान किया था। उसके शब्दों के अर्थ को सुनकर ये स्पष्ट था कि वह मायरनी को जानता था, लेकिन उसकी उससे कोई दोस्ती नहीं थी। उनके बीच कुछ विवाद भी थे, इसलिए उसने इस समय जलती हुई आग में तेल डालने का फैसला किया। हेवनली वुल्फ वैली। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं। उसे लगा कि उसने पहले इस महान शक्ति का नाम सुना है, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे याद नहीं आया। तो क्या वह पुरुष है या महिला? जल्दी करो और हमें देखने दो, किसी ने चिल्लाया और तुरंत गूंज उठी। चुप रहो। अर्जुन ने चारों ओर ठंडे भाव से देखा और व्यंग्य किया, पुरुषों का एक समूह। क्या किसी महिला को धमकाते देखना मजेदार है? वह व्यक्ति जो गुस्से में चिल्लाया था तुरंत चिल्लाया, लड़के तुम खुद को क्या समझते हो? तुम अभी इतने अभिमानी थे और अब तुम इतना कॉन्डेसेंडिंग होने की हिम्मत करते हो? क्या तुम हमें अपना नाम बताने की हिम्मत करते हो? अन्य लोग भी अर्जुन को घूर रहे थे, उसके अभिमानी रवैये से बेहद असंतुष्ट थे। अर्जुन ने ठंडे भाव से सूंघा और उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मायरनी की ओर बढ़ा। आधे रास्ते में उसने अपनी 10 उंगलियों को हिलाया और सैकड़ों गोल्डन ब्लड थ्रेड्स को बुलाया। पलक झपकते ही गोल्डन ब्लड थ्रेड हवा में से गुजरते हुए एक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। हालांकि मायरनी को घेरने वाले 2 लोग मायरनी पर अपने हमलों में ढील नहीं दे रहे थे, वे भी अर्जुन की हरकतों से सतर्क थे। आखिरकार इस लड़के की मायरनी के साथ कुछ दोस्ती लगती थी, इसलिए जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा उन दोनों ने प्रतिक्रिया दी। उनमें से एक ने अर्जुन की ओर वार किया और चिल्लाया, लड़के तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये कृपाण वार ब्लेड स्ट्राइक बिल्कुल आश्चर्यजनक था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आसमान को तोड़ने वाला है। अतुलनीय भयंकर कृपाण रोशनी ने दुनिया को मंद कर दिया। उपस्थित दर्शकों के भाव एक के बाद एक बदल गए। अचानक गोल्डन ब्लड थ्रेड्स एक विशाल सुनहरे जाल में बदल गए, जिसने दुनिया को घेर लिया और सीधे कृपाण लहर को लपेट लिया। तेज आवाजें लगातार सुनी जा सकती थीं। हालांकि कृपाण रोशनी शक्तिशाली थी, हालांकि ये गोल्डन ब्लड थ्रेड की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ थी और तुरंत दब गई। इसके विपरीत विशाल सुनहरा जाल हार नहीं माना। ये योद्धा के सामने झपटा और धीरे धीरे बंद हो गया, जैसे कि वह उसे लपेटने वाला था। योद्धा का भाव बहुत बदल गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस सुनहरे जाल में क्या अजीब था। इससे आने वाले भयानक शक्ति उतार चढ़ाव झूठे नहीं थे। वह इतनी आसानी से इसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसकी आकृति झिलमिलाहट की और वह पीछे हट गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, जैसे उसने दिन के उजाले में कोई भूत देख लिया हो। क्योंकि अर्जुन, जो मूल रूप से कुछ दर्जन मीटर दूर था, अचानक उसके सामने प्रकट हो गया था। वह वास्तव में एक भूत की तरह उसके पास आया और एक पापी मुस्कान सिनिस्टर ग्रिन दिखाए। उसके सफेद दांत ठंडी रोशनी से चमक उठे, जिससे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि अर्जुन उसके पास कैसे आया था। ऐसा लग रहा था कि पलक झपकते ही वे दोनों पहले से ही आमने सामने थे। जब उनकी आंखें मिली तो योद्धा ने केवल अर्जुन की बाईं आंख में अचानक एक सफेद कमल की कली व्हाइट लोटस बर्ड की छवि देखी। कली बेदाग, शुद्ध और त्रुटिहीन थी और एक चमक में गायब हो गई।
अगले ही पल उसका नॉलेज सी जोर से हिल गया, जिससे उसे चक्कर आने लगा और वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक मुक्का मारा, जिससे मुक्के की ताकत का विस्फोट हुआ। काचा। उसी समय पसलियां टूटने की आवाज आई और खून छलक पड़ा। योद्धा भ्रम में वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं क्योंकि वह अर्जुन को अविश्वास से घूर रहा था। चारों ओर से आहें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि सभी ने अर्जुन को अपने विरोधी के सामने झपटते हुए देखा था। वे नहीं जानते थे कि उसने किस तरह की गुप्त तकनीक, सीक्रेट टेक्निक या दिव्य तकनीक, डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके विरोधी का भाव तुरंत दर्दनाक हो गया। और जैसे ही अर्जुन के मुक्के ने योद्धा की छाती में एक बड़ा छेद किया, उसकी बांह सीधे आर पार हो गई। योद्धा के पीछे खड़े लोगों की पलकें तेजी से झपकीं। इस क्षण अर्जुन अभी भी अपने हाथ में एक धड़कता हुआ दिल पकड़े हुए था। यह इतना खून से लथपथ था कि किसी की भी सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने थोड़ा बल लगाया और दिल अचानक फट गया। जैसे ही आवाज सुनी गई जिस योद्धा की छाती में उसने मुक्का मारा था, उसने भी अपना सिर झुकाया और सांस लेना बंद कर दिया। गल्प गटकने की आवाजें सुनी जा सकती थीं और कई लोगों ने आखिरकार अर्जुन को एक अलग भाव से देखा। यहाँ तक कि मौजूद सबसे मजबूत लोग, जो खुद को बहुत ऊंचा मानते थे, उनके चेहरे पर भी एक गंभीर भाव था। एक पल में उसी स्तर के योद्धा को मार डालना, और ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ ऐसा था जो यहाँ मौजूद कुछ ही लोग कर सकते थे। अगर वे ऐसा कर भी सकते थे तो उन्हें एक शक्तिशाली सीक्रेट टेक्निक का उपयोग करने की आवश्यकता होगी जो बहुत ऊर्जा भी खपत करती हो। दूसरी ओर अर्जुन ने ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ एक बड़ा सुनहरा जाल बुलाया और फिर अपना मुक्का घुमाया। यह एक मुर्गे को मारने जितना आसान था। इस क्षण तक नहीं था कि सभी ने महसूस किया कि अर्जुन इतना अभिमानी और कॉन्डिसेंडिंग क्यों था, क्योंकि उसके पास इसका समर्थन करने के लिए पूंजी थी। ये वह है। सौर्यनंदन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अर्जुन को करीब से घूर रहा था। जाहिर तौर पर उसने कुछ खोज लिया था। कौन? समाधिराज ने धीमी आवाज में पूछा। सौर्यनंदन ने एक उदास चेहरे के साथ कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह वही है जो पहले यशस्विनी के साथ था। समाधिराज चौंक गया। ये कैसे संभव है? क्या उस लड़के को तुमने एक ही चाल में घायल नहीं कर दिया था? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इससे भी ज्यादा, वे दोनों अलग दिखते हैं। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। सौर्यनंदन ने कहा, रूप बदला जा सकता है, लेकिन आभा और नहीं बदली जा सकती। जैसे ही उसने हमला किया, मैंने इसे महसूस किया। इस बच्चे ने अपनी ताकत को अच्छी तरह से छिपाया और उसने निश्चित रूप से इसे पहले भी छिपाया था। लेकिन अब जब वह यहाँ है तो यशस्विनी कहाँ है? समाधिराज ने एक उदास चेहरे के साथ कहा, ये लड़का इतना क्रूर है। ऐसा लगता है कि यशस्विनी का भाग्य गंभीर है। सौर्यनंदन ने चिंतित होकर कहा, मैंने इस लड़के को पहले मारा था और मुझे नहीं पता कि वह कोई द्वेष रखेगा या नहीं। अगर वह मुझ पर हमला करता है। ये कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ब्रह्मा होली लैंड के पवित्र पुत्र के रूप में वह डाउसोस रेल्म में किसी से नहीं डरता था, लेकिन अब जब उसने अर्जुन का निर्णायक और क्रूर हमला देखा तो वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। समाधिराज का भाव बदल गया और उसने कहा, अगर यशस्विनी वास्तव में उसके हाथों मर जाती है तो हम नेदरवर्ल्ड सेक्ट को एक संदेश भेज सकते हैं। तमराज से बात करना आसान व्यक्ति नहीं है। ये सुनकर सौर्यनंदन की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया, अच्छा, यह एक अच्छा विचार है। जब दोनों चुपके से संवाद कर रहे थे तो मायरनी की तरफ की लड़ाई भी खत्म हो गई थी। हालांकि मायरनी का रूप, रंग और कद-काठी बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। पहले उसे दो लोगों ने घेर लिया था और वह नुकसान में थी, लेकिन अब अर्जुन ने उनमें से एक को बिजली की गति से मार डाला था, जिससे दूसरा चौंक गया और अपना होश खो बैठा। मायरनी ने जवाबी हमला करने का मौका लिया और उसे जल्दी से मार डाला। स्टारसील रोशनी की दो किरणें उड़ी, एक अर्जुन और मायरनी के लिए और दूसरी दो लोगों की स्पेस रिंग्स को जल्दी से विभाजित कर दिया गया। एक आपदा से बचने के बाद मायरनी ने अर्जुन को कृतज्ञता से देखा। अर्जुन ने उसकी मदद करने का कोई भी कारण क्यों न रहा हो,
उसने उसकी जान बचाई थी। अगर अर्जुन ने कार्रवाई नहीं की होती तो वह देर सबेर यहीं मर जाती। अधिक से अधिक वह मरने से पहले किसी को अपने साथ खींच लेती। वह कौन था जिसने पहले इस युवा मास्टर से पूछा था कि वह कौन था? अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाईं और चारों ओर देखा, अहंकार से चिल्लाया, आओ आओ आओ, ये युवा मास्टर अब तुम्हें बताएगा। वह व्यक्ति जो पहले बोला था वह खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा था और बहुत पहले ही भीड़ के पीछे छिप गया था। उसकी आंखें झपकी और वह डर से कांप रहा था। दोस्त, क्या तुम्हें लो प्रोफाइल नहीं रखनी चाहिए? सौर्यनंदन अचानक व्यंग्य किया। अर्जुन को देखा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सोचते हो कि तुम अजय इनविंसिबल हो और यहाँ किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रखते? उसके शब्दों ने सभी को घसीटा, जिससे कई लोग नाखुश हो गए और अर्जुन को घूरने लगे। हालांकि सौर्यनंदन पर फूट डालने का संदेह था, अर्जुन का रवैया वास्तव में बहुत ज्यादा था। अगर मैं तुम्हें अपनी आंखों में नहीं रखता तो क्या? अगर हिम्मत है तो मुझे काटो। अर्जुन ने सौर्यनंदन को ठंडे भाव से देखा। यह नहीं जानता था कि इस समय बाहर कूदने का उसका क्या मतलब था। सौर्यनंदन ने ठंडे भाव से सूंघा, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस ठंडी मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा। मेरी जूनियर सिस्टर यशस्विनी कहाँ है? किसी ने अचानक पूछा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और वक्ता को एक अजीब भाव से देखा, क्योंकि बोलने वाला वास्तव में तमराज था। ये दिलचस्प है, मैं अभी तक उसके पास नहीं गया हूँ, लेकिन वह वास्तव में पहले मेरे पास आया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, यशस्विनी के बारे में पूछा। उसे कैसे पता चला कि यशस्विनी मेरे साथ थी? आखिरकार उसने अपना रूप बदल लिया था। लेकिन जल्द ही अर्जुन ने प्रतिक्रिया दी और सौर्यनंदन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा, यह महसूस करते हुए कि सौर्यनंदन ने अभी अभी कदम उठाने पर उसे पहचान लिया होगा। मैंने तुम्हें कई वर्षों से नहीं देखा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक बड़े हो गए हो। तमराज ने कुछ सदमे के साथ अर्जुन को देखा। जाहिर तौर पर वह पहले से ही उसकी असली पहचान जानता था। आखिरकार यमितेश जोंग जेन योंग ने उसे पहले एक संदेश भेजा था जिसमें उसे कुछ जानकारी दी गई थी। इसी कारण तमराज हैरान था। वह थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म तक खेती कर सका क्योंकि उसके पंथ की मजबूत खेती और एक अच्छे मास्टर का मार्गदर्शन था। उसे विश्वास नहीं था कि अर्जुन के पास भी ऐसा सौभाग्य था। अगर अर्जुन के पास ऐसी स्थितियां नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसने उसी स्तर तक खेती की, तो इसका मतलब था कि अर्जुन के पास एक महान अवसर था। तुम भी बुरे नहीं हो, अर्जुन ने व्यंग्य किया। अब जब उसकी पहचान उजागर हो गई थी तो इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे से मुखौटा उतार दिया, तुरंत अपने मूल रूप को बहाल कर दिया। निश्चित रूप से ये तुम हो। तमराज का भाव अचानक बदल गया, जैसे कि वह अभी अभी किसी दुश्मन से मिला हो। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। न केवल तुम उस आपदा से बच गए, बल्कि तुम शैटर्ड स्टासी तक आने में भी कामयाब रहे। अर्जुन ने उसे ठंडे भाव से देखा और तेजी से कहा, तमराज, मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछूंगा। तुम ईमानदारी से जवाब दो, वह कठपुतली पपट जो मेरे साथ थी कहाँ गई? तमराज ने ये सुना और हल्के से मुस्कुराया, कौन जानता है, चूंकि वह तुम्हारा कठपुतली है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? निश्चित रूप से वह छोटे सीओ के बारे में जानता है। अर्जुन का दिल हिल गया। हालांकि तमराज ने अर्जुन के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, फिर भी अर्जुन उसकी आवाज और हाव भाव से ये देख सकता था। अर्जुन का मन अचानक उग्र हो गया क्योंकि उसने जलती हुई आंखों से तमराज को घूरना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं बताने वाले। तमराज मुस्कुराया, जब तुम जानते हो तो खुद को शर्मिंदा करने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा, अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आभा पल भर में बेहद खतरनाक हो गई, जैसे कि शिकार पर झपटने के लिए तैयार एक चीता, जिससे लोग कांप उठे। चूंकि तुम नहीं बताना चाहते तो ये युवा मास्टर तुम्हें तब तक पीटेगा जब तक तुम नहीं बोलोगे। तमराज का चेहरा उतर गया क्योंकि उसने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजय हो? मैं खुद को अजय कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मुझे तुम्हें मारकर कुचलने में कोई समस्या नहीं है। तमराज गुस्से से हंसा, क्यों? क्या इसलिए कि तुम एक स्टार मास्टर हो?
क्या? तमराज भाई, तुमने अभी क्या कहा? ये लड़का एक स्टार मास्टर है। क्या स्टार मास्टर केवल वे योद्धा नहीं होते जो निचले विमानों लोअर प्लेन्स के क्षेत्र से आते हैं? क्या ये लड़का उनमें से एक हो सकता है? हिस, कहा जाता है कि स्टार मास्टर के पास पूरे सितारों का स्टार सोर्स होता है। उनके पास मार्शल डाउ खेती में एक अनूठा लाभ होता है। मुझे नहीं पता कि अफवाहें सच हैं या झूठी। ये सुनकर कि अर्जुन वास्तव में एक स्टार मास्टर था, आसपास के योद्धा अचानक एक कोलाहल में फूट पड़े। उन सभी ने उसे जलती हुई आंखों से देखा, मानो वे स्वादिष्ट मांस के एक बड़े टुकड़े को देख रहे हों। शैटर्ड स्टार में आने के बाद सभी ने सोर्स स्ट्रेंथ की तलाश में अथाह कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन वे केवल कुछ टूटी हुई सोर्स स्ट्रेंथ ही पा सके थे। हालांकि इसे अवशोषित करने और परिष्कृत करने से किसी की खेती को लाभ होगा, यह आखिरकार केवल एक टूटा हुआ सोर्स था। ये तारों के पूरे सोर्स से कैसे तुलना कर सकता था? तारों के पूरे सोर्स ने किसी को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों लॉज ऑफ हेवन एंड अर्थ को अधिक व्यापक तरीके से समझने की अनुमति दी। ये कुछ ऐसा था जिसकी तुलना टूटी हुई सोर्स शक्ति बस नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि जब उन्होंने सुना कि अर्जुन स्टार लॉर्ड था, तो सभी ने इतनी जोरदार प्रतिक्रिया दी। तमराज हंसा और बोला, ये लड़का वास्तव में एक स्टार मास्टर है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी ने उसे अजीब तरह से देखा। मायरनी ने ठंडे भाव से सूंघा और कहा, ये सच में मजेदार है। नेदरवर्ल्ड सेक्ट के लोगों में अभी भी ईमानदारी है। इससे पहले अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी, और अब जब अर्जुन को निशाना बनाया जाने वाला था, तो वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। स्वाभाविक रूप से वह खड़ी हुई और अर्जुन के लिए बोली। ऐसा लग रहा था कि वह उसके साथ आगे बढ़ना और पीछे हटना चाहती थी। तमराज का चेहरा उतर गया क्योंकि उसने चारों ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो तुम उससे पूछ सकते हो कि 7 साल पहले उसकी खेती क्या थी। एक लंबा और मजबूत आदमी तुरंत अर्जुन की ओर देखा और गरजती आवाज में कहा, छोटे लड़के, अगर तुम ये सुनते हो तो जल्दी से जवाब दो। हालांकि अर्जुन ने एक ही चाल से उसी स्तर के योद्धा को मार डाला था, जो बहुत डरावना था, वह अभी भी अकेला था। इस क्षण इतने सारे लोगों की घूरती आंखों के साथ, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कोई लहर नहीं बना पाएगा। अर्जुन ने ये सुना और तिरछी नजर से उस हटे कट्टे आदमी को देखा। उसने ठंडे भाव से सूंघा और कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। उसने हटे कट्टे आदमी को अपनी आंखों में नहीं रखा, जिससे हटे कट्टे आदमी का चेहरा लिविड हो गया। तमराज मुस्कुराया और कहा, 7 साल पहले वह सिर्फ एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग था। अर्जुन भाई, क्या मुझे वह स्पष्ट रूप से याद है? सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग, ये कैसे संभव है? 7 साल में सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग से थर्ड ऑर्डर डाओ सोर्स रेल्म तक खेती करना। अरे रे, ऐसी बात कैसे संभव हो सकती है? तमराज भाई, क्या तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? 7 साल में एक व्यक्ति सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग से थर्ड ऑर्डर डाओ सोर्स रेल्म तक खेती कर सकता था। ऐसी प्रगति बस भयानक थी। यहाँ मौजूद इतने सारे लोगों की तुलना में 7 साल पहले उनकी वर्तमान खेती की तुलना में यह ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सुधार था, या बिल्कुल भी सुधार नहीं था। तमराज ने कहा, मुझसे झूठ बोलने का क्या फायदा होगा? इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसके पास कुछ अन्य अवसर रहे होंगे, लेकिन एक स्टार मास्टर के रूप में उसकी स्थिति उसका सबसे बड़ा फायदा है। मैंने लंबे समय से सुना है कि निचले स्टार फील्ड्स के योद्धा सभी जीनियसेस होते हैं, खासकर स्टार लॉर्ड्स। उनकी खेती की गति उड़ने जितनी तेज होती है। अगर तमराज भाई सही हैं, तो मैंने वास्तव में आज कुछ सीखा है। क्या तुम नेदरवर्ल्ड सेक्ट के एक शिष्य के शब्दों पर विश्वास करते हो? ये तमराज स्पष्ट रूप से उस लड़के से द्वेष रखता है, इसलिए उसने जानबूझकर बताया कि वह एक स्टार मास्टर है। वह स्पष्ट रूप से उधार ली गई चाकू से मारना चाहता है। तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। कौन एक पूरा तारों का सोर्स नहीं चाहता? अगर कोई इसे प्राप्त कर सकता है। चारों ओर फुसफुसाहट सुनी जा सकती थी। अर्जुन ने व्यंग्य किया और तमराज को तिरछी नजर से देखा। तुम सिर्फ मेरे बारे में ही क्यों बात कर रहे हो? तुम अपने बारे में क्यों नहीं बात करते, तमराज भाई? 7 साल पहले तुम सिर्फ एक थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग थे, है ना?
तमराज हल्के से मुस्कुराया और कहा, अगर मैं था तो क्या। जैसे ही यह बयान सामने आया, कई लोग चौंक गए और तमराज को देखने लगे। अर्जुन ने 7 साल में सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग से थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म तक खेती की थी, जो काफी अद्भुत था, लेकिन तमराज की प्रगति उससे ज्यादा खराब नहीं थी। इन दोनों की तुलना में सभी ने महसूस किया कि वे बस मीडियोकर थे। तमराज ने उदारता से कहा, आपको ये बताने में कोई बुराई नहीं है कि मैं वास्तव में एक स्टार मास्टर हूँ, इसलिए मैं गहराई से समझ सकता हूँ कि एक स्टार मास्टर कितनी तेजी से खेती कर सकता है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सभी ने उसे जलती हुई आंखों से देखना शुरू कर दिया। तमराज ने ठंडे भाव से सूंघा और कहा, लेकिन मैं इस छोटे लड़के से अलग हूँ। मैं अपने पंथ के पंथ मास्टर सेक्ट मास्टर का लेगेसी डिसाइपल हूँ। अगर तुम मुझे छूना चाहते हो तो तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। ये सुनकर कई लोगों के भाव झिलमिलाए, लेकिन थोड़ी देर बाद कई धीरे धीरे सिर हिलाया और तमराज से नजरें हटा लीं। तमराज वास्तव में एक स्टार मास्टर के रूप में बहुत आकर्षक था, लेकिन वह नेदरवर्ल्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर का लेगेसी डिसाइपल था, इसलिए उसके हाथों में जीवन रक्षक कार्ड लाइफ सेविंग कार्ड्स का एक समूह होना चाहिए। अगर वे वास्तव में उसके साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ते, तो यह संभावना थी कि वे उनके लिए जाते और घर पर कत्ल कराते। इसके विपरीत अर्जुन से निपटना आसान लगता था। हालांकि ये भी इसलिए था क्योंकि तमराज ने स्वीकार किया था कि वह एक स्टार मास्टर था कि उसके पिछले शब्द अधिक विश्वसनीय थे, और अर्जुन को देखने वाले इन लोगों की आंखें अधिक से अधिक उग्र होती गईं। तमराज हंसा और बोला, अर्जुन, स्वर्ग का एक रास्ता है लेकिन तुम चलना नहीं चाहते, नरक का कोई दरवाजा नहीं है लेकिन तुम अंदर घुसने पर जोर देते हो। आज इतने सारे नायक यहाँ हैं, चलो देखते हैं कि तुम कहाँ भाग सकते हो। अर्जुन का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसने डांटा, तुम उधार ली गई चाकू से मारना चाहते हो। बेशर्म, किसने तुम्हें पूरे स्टार मास्टर का स्टार सोर्स रखने के लिए कहा। तमराज को परवाह नहीं थी और चिल्लाया, सभी, मेरे नेदरवर्ल्ड सेक्ट के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जो एक स्टार मास्टर के स्टार सोर्स को बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से एक स्टार मास्टर से अलग कर सकती है। अगर आप में से कोई इस व्यक्ति को पकड़ सकता है, तो आप उसके स्टार सोर्स को अलग करने के लिए मुझसे मदद मांग सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता हूं और उसमें जरा भी स्वार्थ नहीं होगा। हाँ, तमराज भाई के शब्दों के साथ मैं निश्चिंत हो सकता हूं। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मैंने उसे मार भी दिया, तो मैं इस लड़के के स्टार सोर्स को कैसे छीनूंगा, लेकिन ये पता चला कि नेदरवर्ल्ड सेक्ट के पास ऐसी अद्भुत सीक्रेट टेक्निक है। वह बड़ा आदमी जिसे अर्जुन ने पहले डांटा था, जोर से हंसा। तमराज ने कहा, इस व्यक्ति की ताकत असाधारण है। अगर आप उसका स्टार मास्टर का स्टार सोर्स चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप सेना में शामिल हों। वह खुलेआम सभी को अर्जुन से निपटने के लिए सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। हालांकि उपस्थित सभी लोगों को उसका दृष्टिकोण पसंद नहीं था। उनके सामने स्टार सोर्स के प्रलोभन के साथ वे उत्साह की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सके। इससे भी ज्यादा अर्जुन का पिछला अभिमानी और दबंग रवैया वास्तव में इन्फ्यूरिएटिंग था। पलक झपकते ही दर्जनों आभा और अर्जुन पर टिक गईं और दबाव लगभग सफिकेटिंग था। मायरनी, जो अर्जुन के बगल में खड़ी थी, पीली पड़ गई और भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह भी काफी मजबूत थी, वह पहले कभी इतने सारे लोगों के साथ दुश्मन नहीं बनी थी, इसलिए वह थोड़ा असहज महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यह महसूस करते हुए कि उसका भविष्य अनिश्चित था, उसने चुपचाप अर्जुन की ओर देखा। चारों ओर देखते हुए मायरनी खुद को आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि अर्जुन वहां शांति से खड़ा था, जरा भी डर या कायरता के बिना। दर्जनों आभाएं जो उस पर टिकी थीं, वे एक वसंत की हवा स्प्रिंग ब्रीज की तरह थीं, जो उसे जरा भी नहीं रोक रही थीं और न ही प्रभावित कर रही थीं। इस व्यक्ति का मानसिक धैर्य मेंटल फोर्टिट्यूड काफी मजबूत है। मायरनी गुप्त रूप से हॉरिफाइड थी। पहले वह अर्जुन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उसे हमेशा लगता था कि यह लड़का अजीब है और एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अर्जुन द्वारा उसकी जान बचाने के बाद अर्जुन के बारे में उसकी धारणा कुछ हद तक बदल गई थी। आखिरकार इतने सारे लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन केवल उसने ही मदद के लिए एक तलवार निकाली थी।
वह उससे संबंधित भी नहीं थी, इसलिए उसके ऐसा करने के लिए ये स्पष्ट था कि वह एक नेक दिल व्यक्ति था। अब जब स्थिति बदल गई थी और अर्जुन की बारी थी जिसे निशाना बनाया गया था, मायरनी स्वाभाविक रूप से बस खड़े होकर नहीं देख सकती थी। जैसे ही उसने गुप्त रूप से अर्जुन की मदद करने का फैसला किया, अर्जुन ने अचानक फुसफुसाया, मिस मायरनी, तुम पहले यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मायरनी ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया, क्या बात है अर्जुन भाई, क्या तुम मुझे मायरनी को कमाक रहे हो? अर्जुन अचंभित रह गया और उसे देखते हुए बोला, मेरा मतलब ऐसा कब था? मायरनी ने सूंघा और कहा, तो तुम मुझे भगाकर क्या मतलब निकालते हो? चूंकि तुमने पहले मदद के लिए एक तलवार निकाली थी, मैं, मायरनी, स्वाभाविक रूप से बस बैठकर नहीं देख सकती। चिंता मत करो, अगर वे वास्तव में संख्या से तुम्हें धमकाने की हिम्मत करते हैं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। अर्जुन ने उसे भ्रम में देखा और कहा, तुम मर जाओगी। मायरनी का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ता से कहा, अगर मैं मर गई तो मर गई, किसी भी हाल में मैं नहीं जा रही हूँ। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी, क्योंकि उसने मायरनी को कुछ बार ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कि वह उसे फिर से जानना चाहता था। अचानक उसने एक एहसास का भाव दिखाया और कहा, मिस मायरनी हेवनली वुल्फ वैली से हैं? हाँ, मायरनी ने सिर हिलाया और जवाब दिया। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन जीवन और मृत्यु के इस क्षण में ये क्यों पूछ रहा था। ये व्यक्ति काफी अजीब था। शैटर्ड स्टासी में टकराव, निश्चित रूप से तुम ही हो। तमराज का भाव तुरंत बदल गया, जैसे वह किसी शत्रु से मिला हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दांत पीसकर बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो, न सिर्फ उस आपदा से बच निकले, बल्कि शैटर्ड स्टासी तक भी पहुंच गए। अर्जुन ने उसे ठंडे और कठोर भाव से देखा और तुरंत बोला, तमराज, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, तुम सच सच जवाब दो, वह कठपुतली जो मेरे साथ थी, वह कहाँ गई? अर्जुन के मन में हलचल हुई, निश्चित रूप से वह छोटे के बारे में जानता है। तमराज ने ये सुना और हल्की सी मुस्कान बिखेरी, कौन जाने, जब वह तुम्हारी कठपुतली है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन के मन में अचानक आग लग गई और उसने जलती हुई आंखों से तमराज को घूरते हुए कहा, लगता है तुम मुझे बताओगे नहीं। तमराज हंसा, जब तुम जानते हो तो क्यों मनाही के लिए पूछ रहे हो? बहुत अच्छा। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसका आभा तुरंत बेहद खतरनाक हो गया, शिकार पर झपटने को तैयार चीते जैसा, जिससे लोगों में सिहरन दौड़ गई। जब तुम बताना ही नहीं चाहते, तो ये युवा मास्टर तुम्हें तब तक पीटेगा जब तक तुम बता नहीं देते। तमराज का चेहरा उदास हो गया और वह बोला, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अजेय हो? मैं खुद को अजेय कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन तुम्हें मसल कर मार डालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तमराज गुस्से से हंसा, क्यों? इसलिए कि तुम एक स्टार मास्टर हो। क्या भाई तमराज, तुमने अभी क्या कहा? ये लड़का एक स्टार मास्टर है। क्या स्टार मास्टर सिर्फ वही साधक नहीं होते जो निचले लोगों के क्षेत्रों से आते हैं? क्या ये लड़का उनमें से एक हो सकता है? अरे बाप रे, कहा जाता है कि स्टार मास्टर के पास संपूर्ण तारों का स्टार सोर्स होता है। उन्हें मार्शल डाउ की साधना में एक अद्वितीय लाभ मिलता है। मैं नहीं जानता कि ये अफवाहें सच हैं या झूठी। ये सुनकर कि अर्जुन वास्तव में एक स्टार मास्टर है, आसपास के योद्धा अचानक उग्र हो गए। उनकी आंखें अर्जुन पर ऐसे टिक गईं जैसे वे मांस का एक विशाल टुकड़ा देख रहे हों। शैटर्ड स्टासी में आने के बाद हर कोई सोर्स स्ट्रेंथ की तलाश में अथक प्रयास कर रहा था, लेकिन उन्हें केवल कुछ टूटी हुई सोर्स स्ट्रेंथ ही मिल सकी। हालांकि उसे अवशोषित और परिष्कृत करने से उनकी साधना में लाभ होता था, फिर भी वह एक टूटा हुआ सोर्स ही था। वह संपूर्ण तारों के सोर्स से कैसे तुलना कर सकता था? संपूर्ण तारों का सोर्स व्यक्ति को हेवन एंड अर्थ के लॉज को अधिक व्यापक तरीके से समझने की अनुमति देता है। ये वह चीज थी जिसकी तुलना एक टूटी हुई सोर्स शक्ति कभी नहीं कर सकती थी। तमराज हंसा और बोला, ये लड़का वास्तव में एक स्टार मास्टर है, इसकी गारंटी ये तम दे सकता है। ये सुनकर सब उसे अजीब तरह से देखने लगे। मायरनी ने ठंडी सांस ली और कहा, ये सचमुच मजेदार है। नेदरवर्ल्ड सेक्ट के लोगों में भी ईमानदारी बाकी है।
इससे पहले अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी और अब जब अर्जुन को निशाना बनाया जा रहा था तो वह चुप नहीं रह सकी और स्वाभाविक रूप से अर्जुन के पक्ष में बोलने लगी। ऐसा लगा जैसे वह उसके साथ आगे पीछे होना चाहती हो। तमराज का चेहरा उदास हो गया और उसने चारों ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम उससे पूछ सकते हो कि 7 साल पहले उसकी साधना क्या थी। एक लंबा और मजबूत आदमी तुरंत अर्जुन की ओर देखते हुए जोरदार आवाज में बोला, छोटे, अगर तुमने ये सुना है तो जल्दी जवाब दो। हालांकि अर्जुन ने एक ही वार में उसी स्तर के एक योद्धा को मार डाला था जो बहुत डरावना था, लेकिन वह अभी भी अकेला था। इस समय इतने सारे लोगों के उसे घूरने पर वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई लहर नहीं बना पाएगा। अर्जुन ने ये सुना और उस ऊंचे मजबूत आदमी पर तिरछी नजर डाली। उसने ठंडी सांस ली और कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसने उस आदमी को अपनी आंखों में कोई महत्व नहीं दिया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। तमराज मुस्कुराया और बोला, 7 साल पहले वह बस एक सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग था। भाई अर्जुन, क्या मुझे ये ठीक से याद है? सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग, ये कैसे संभव है? 7 साल में सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग से थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म तक साधना करना। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई तमराज, तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? 7 साल में एक व्यक्ति सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग से थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म तक साधना कर सकता था। ऐसी प्रगति बहुत भयानक थी। वहां मौजूद इतने सारे लोगों की तुलना में 7 साल पहले उनकी वर्तमान साधना में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सुधार हुआ होगा या बिल्कुल भी नहीं। तमराज ने कहा, तुम लोगों से झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे कुछ और अवसर मिले होंगे, लेकिन स्टार मास्टर के रूप में उसका दर्जा ही उसका सबसे बड़ा लाभ है। मैंने लंबे समय से सुना है कि निचले स्टार फील्ड्स के योद्धा सभी प्रतिभाशाली होते हैं, खासकर स्टार लॉर्ड्स। उनकी साधना की गति उड़ने जितनी तेज होती है। अगर भाई तमराज सही कह रहा है तो मैंने आज सचमुच कुछ सीखा है। क्या तुम नेदरवर्ल्ड सेक्ट के शिष्य की बातों पर यकीन करते हो? ये तमराज का उस आदमी से साफ साफ कोई बैर है, इसलिए उसने जानबूझकर बताया कि वह स्टार मास्टर है। वह स्पष्ट रूप से उधार के चाकू से मारना चाहता है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कौन नहीं चाहेगा एक संपूर्ण स्टार सोर्स? अगर कोई इसे प्राप्त कर सकता है। चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने उपहास किया और तमराज पर तिरछी नजर डाली, तुम सिर्फ मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम खुद के बारे में क्यों नहीं बताते भाई तमराज? 7 साल पहले तुम बस एक थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग थे, है ना? तमराज हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं था तो क्या? जैसे ही यह बयान आया, बहुत से लोग चौंक गए और तमराज की ओर देखने लगे। अर्जुन ने 7 साल में सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग से थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म तक साधना की थी, जो काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन तमराज की प्रगति उससे ज्यादा खराब नहीं थी। इन दोनों की तुलना में हर किसी को लगा कि वे बस साधारण हैं। तमराज ने उदारता से कहा, तुम लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं है कि यह तम भी एक स्टार मास्टर है, इसलिए मैं गहराई से समझ सकता हूँ कि एक स्टार मास्टर कितनी तेजी से साधना कर सकता है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सब लोग जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखने लगे। तमराज ने ठंडी सांस ली और कहा, लेकिन मैं इस छोटे से अलग हूँ। ये तम मेरे सेक्ट के सेक्ट मास्टर का लेगेसी डिसाइपल हूँ। अगर तुम मुझे छूना चाहते हो तो तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। ये सुनकर बहुत से लोगों के भाव बदले, लेकिन थोड़ी देर बाद कई लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाया और तमराज से नजरें हटा लीं। एक स्टार मास्टर के रूप में तमराज सचमुच बहुत आकर्षक था, लेकिन वह नेदरवर्ल्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर का लेगेसी डिसाइपल था, इसलिए उसके पास जान बचाने के लिए बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स होने चाहिए। अगर उन्होंने सचमुच उससे जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ी, तो संभावना थी कि वे लाभ के लिए जाकर हानि के साथ लौटेंगे। इसके विपरीत अर्जुन से निपटना आसान लग रहा था। हालांकि ये भी इसलिए था क्योंकि तमराज ने स्वीकार किया कि वह एक स्टार मास्टर था कि उसकी पिछली बातें अधिक विश्वसनीय थीं और इन लोगों की अर्जुन को देखने वाली आंखें और भी अधिक जल उठीं। तमराज हंसा और बोला, अर्जुन, स्वर्ग का रास्ता है पर तुम चलना नहीं चाहते,
नरक का कोई दरवाजा नहीं है, पर तुम जबरदस्ती घुस रहे हो। आज इतने सारे वीरों के यहाँ होने पर देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। अर्जुन का चेहरा उदास हो गया और उसने डांटा, तुम उधार का चाकू इस्तेमाल करना चाहते हो? बेशर्म, किसने कहा कि तुम्हारे पास एक संपूर्ण स्टार मास्टर का स्टार सोर्स है? तमराज ने परवाह नहीं की और चिल्लाया, सब सुनो, मेरे नेदरवर्ल्ड सेक्ट के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जो एक स्टार मास्टर के स्टार सोर्स को बिना किसी नुकसान के पूरी तरह उससे अलग कर सकती है। अगर तुम में से कोई इस व्यक्ति को पकड़ सकता है तो तुम से मदद मांग सकते हो और मैं उसकी स्टार सोर्स छीनने में पूरी मदद करूंगा और थोड़ा भी स्वार्थ नहीं दिखाऊंगा। हाँ, भाई तमराज के इन शब्दों से मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। मैं बस सोच रहा था कि अगर मैंने उसे मार भी दिया तो उसकी स्टार सोर्स को कैसे छीनूं, लेकिन पता चला कि नेदरवर्ल्ड सेक्ट के पास ऐसी अद्भुत सीक्रेट टेक्निक है। वह मोटा आदमी जिस पर अर्जुन ने पहले चिल्लाया था, जोर से हंसा। तमराज ने कहा, इस व्यक्ति की ताकत असाधारण है। अगर तुम उसकी स्टार मास्टर की स्टार सोर्स चाहते हो तो बेहतर है कि एकजुट हो जाओ। वह खुले तौर पर सभी को अर्जुन से निपटने के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। हालांकि वहां मौजूद सभी को उसका तरीका पसंद नहीं था, लेकिन सामने स्टार सोर्स के प्रलोभन के साथ वे उत्साह के आवेश को महसूस किए बिना नहीं रह सके। इससे भी ज्यादा अर्जुन का पिछला घमंडी और दबंग रवैया सचमुच गुस्सा दिला रहा था। तुरंत ही दर्जनों आभा अर्जुन पर टिक गईं और दबाव लगभग दम घोंटने वाला था। मायरनी, जो अर्जुन के बगल में खड़ी थी, पीली पड़ गई और उसने माथे पर शिकन डाली। हालांकि वह भी काफी मजबूत थी, लेकिन वह पहले कभी इतने सारे लोगों की दुश्मन नहीं बनी थी, इसलिए वह थोड़ी असहज महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अपने भविष्य को अनिश्चित महसूस करते हुए उसने चुपके से अर्जुन की ओर देखा। चारों ओर देखते हुए मायरनी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि अर्जुन वहां शांत खड़ा था, बिना किसी डर या कायरता के। उस पर टिकी हुई दर्जनों आभाएं एक वसंत की हवा की तरह थीं, जो उसे जरा भी नहीं रोक रही थी या प्रभावित नहीं कर रही थी। इस व्यक्ति का मानसिक धैर्य काफी मजबूत है। मायरनी मन ही मन हैरान थी। इससे पहले वह अर्जुन को बहुत पसंद नहीं करती थी। उसे हमेशा लगता था कि यह आदमी अजीब है और अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन अर्जुन द्वारा उसकी जान बचाने के बाद अर्जुन के बारे में उसकी धारणा कुछ बदल गई। आखिरकार इतने सारे लोग बस तमाशा देख रहे थे, लेकिन केवल उसने ही मदद के लिए तलवार निकाली थी। वह भी उससे संबंधित नहीं थी, इसलिए उसका ऐसा करना ये स्पष्ट था कि वह एक दयालु व्यक्ति था। अब जबकि स्थिति बदल गई थी और अर्जुन को निशाना बनाया जा रहा था, मायरनी स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी। जैसे ही उसने चुपके से अर्जुन की मदद करने का फैसला किया, अर्जुन ने अचानक फुसफुसाया, कुमारी मायरनी, तुम पहले यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मायरनी ने माथे पर शिकन डाली और चिल्लाया, क्या हुआ? भाई अर्जुन, क्या तुम मुझे, मायरनी को, नीचा देख रहे हो? अर्जुन हक्का बक्का रह गया और उसने उसकी ओर देखा। मैंने कब ऐसा मतलब निकाला? मायरनी ने ठंडी सांस ली और कहा, तो तुम मुझे भगाना क्यों चाहते हो? चूंकि तुमने पहले मदद के लिए तलवार निकाली थी, तो मैं, मायरनी, स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती। चिंता मत करो, अगर वे सचमुच तुम्हें संख्याओं से धमकाने की हिम्मत करते हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें कभी पीछे नहीं हटने दूंगी। अर्जुन ने उसे हक्के बक्के भाव से देखा और कहा, तुम मर जाओगी। मायरनी का कोमल शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ता से कहा, अगर मैं मर गई तो मैं मर गई। किसी भी हाल में मैं नहीं जा रही हूँ। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी और उसने मायरनी को ऊपर से नीचे तक कुछ बार देखा, जैसे वह उसे फिर से जानना चाहता हो। अचानक उसने बोध का भाव दिखाया और कहा, कुमारी मायरनी हेवनली वुल्फ वैली से है? हाँ, मायरनी ने सिर हिलाया और जवाब दिया। वह नहीं जानती थी कि जीवन और मृत्यु के इस क्षण में अर्जुन ये क्यों पूछ रहा था। ये व्यक्ति काफी अजीब था। मुझे हेवनली वुल्फ वैली याद है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मुझे बहन मायरनी से कुछ पूछना है। मुझे उम्मीद है कि बहन मायरनी मना नहीं करेंगी। मायरनी ने कड़वाहट से कहा, अगर मैं बच गई
तो जब तक ये ज्यादा न हो, मैं तुम्हें कुछ भी वादा करूंगी। चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं, अर्जुन हंसा। मायरनी ने उसे अजीब तरह से देखा, यह नहीं जानती थी कि उसे इतने बड़े शब्द कहने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। क्या वह अंधा था? क्या वह नहीं देख सकता था कि वह दर्जनों डाओसोस रेल्म के साधकों से घिरा हुआ था? ये डाओसोस रेल्म के साधक कोई साधारण साधक नहीं थे, वे सभी महान सेक्ट्स के कुलीन शिष्य थे। अगर वे एकजुट हो जाते तो एम्परर रेल्म से औसत साधक भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। क्या वह सोचता था कि वह एम्परर रेल्म के लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है? छोटे, तुम अभी भी शेखी बघाड़ने की हिम्मत करते हो? वह मोटा आदमी अचानक गुस्से से चिल्लाया। उसकी कलाई के झटके से अचानक उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। एनर्जी में उछाल आया और उसका जबरदस्त अंदाज असाधारण था। उसने कहा, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो और हम तुम्हारे शरीर को सुरक्षित छोड़ सकते हैं। अगर तुम जिद्दी बनने की हिम्मत करते हो। थो, अर्जुन ने मुंह खोला और उस मोटे आदमी पर धनुष से तीर की तरह थूका। वह मोटा आदमी, जो चिल्ला रहा था, उसका भाव बहुत बदल गया और वह जल्दी से किनारे हो गया। हालांकि यह थूक ज्यादा घातक नहीं था, लेकिन अगर यह उसे छूता तो ये बहुत घिनौना होता। अपने पैरों पर वापस आकर उस मोटे आदमी ने राख जैसे चेहरे से कहा, क्या तुम एक बच्चे हो? तुमने मुझ पर थूकने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अर्जुन ने उपहास किया, तुम में से इतने सारे मुझे लालची नजरों से देख रहे हैं। तुम्हें तो शर्म की बात करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बस तुम पर थूका और तुम्हें लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है। हास्यास्पद। तमराज ने ठंडी सांस ली, बकवास मत करो, तुम आज मरोगे। क्या ऐसा है? अर्जुन ने उसे ठंडे भाव से देखा। उसने अपना पैर उठाया। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने राजसी अंदाज में कहा, तो ये युवा मास्टर देखना चाहता है कि कौन सा अंधा मूर्ख मुझ पर वार करने की हिम्मत करता है। ये युवा मास्टर तुम्हें पहले ही बता देगा, अगर किसी ने वार करने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको यहीं मरवा दूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, सबका भाव बदल गया और वे सब गंभीर दिखने लगे। अर्जुन ने जो अद्भुत साधना पहले दिखाई थी, वह अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। इसलिए इस समय हालांकि उसके शब्द कुछ हद तक भयभीत करने वाले थे, फिर भी ये लोगों को कुछ हद तक भयभीत करता था। उन्हें डर था कि यह आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर मरने तक लड़ेगा। एक पल के लिए दर्जनों लोग सब अपनी जगह पर हक्के बक्के रह गए। वे वह व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे जो बाहर खड़ा हो। वे केवल दूसरों के पहले वार करने का इंतजार करना चाहते थे और फिर लाभ उठाना चाहते थे। तमराज ने भी ये देखा और उसका चेहरा उदास हो गया और उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, चूंकि तुम सभी इतने काया हो और मुसीबत में पड़ने से डरते हो, तो तुम सभी क्यों नहीं वार करते? फिर जब ये तम उसकी सोर्स एनर्जी छीन लेगा तो जलना मत। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, नेदरवर्ल्ड पर्गटरी हैंड। ठंडी हवा का एक झोंका चला और अचानक भयानक विलाप और चीखें सुनाई दी और एक विशाल भूत छाया अचानक प्रकट हुई। वह भयंकर भाव से अर्जुन की ओर दौड़ा। भूतिया आकृति अभी तक पहुंची नहीं थी। अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की, जैसे कि उसका खून भी जम गया हो। इससे पहले कि वह वार कर पाता, मायरनी, जो उसके बगल में खड़ी थी, अचानक चिल्लाई, हेवनली वुल्फ हाउल्स एट द मून। भेड़िए की दहाड़ अचानक सुनाई दी, जिसके साथ मायरनी की उंगली आगे की ओर इशारा कर रही थी। एक जोरदार चांदी के भेड़िए की आकृति अचानक पतली हवा से प्रकट हुई। वह विशाल था, एक स्वर्गीय भेड़िए की तरह, और उसने अपना खूनी मुंह खोला और भूतिया आकृति की ओर काटा। तुरंत ही ये दो अजीब जीव टकराए, जिससे लड़ाई का एक उन्माद शुरू हो गया। उसी समय तमराज ने अपना वार किया। उसके आसपास नेदरवर्ल्ड सेक्ट के कई शिष्यों ने भी वार किया। ब्रह्म होली लैंड के सौर्यनंदन और समाधिराज ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्रकार की सीक्रेट टेक्निक का उपयोग कर रहे थे। जब दूसरों ने देखा कि किसी ने पहल कर ली है, तो उन्होंने अब किनारे से देखना बंद कर दिया और अपनी आर्टिफैक्ट्स बुलाई, अपनी सीक्रेट टेक्निक्स डाली और अर्जुन पर बमबारी की।
एक पल के लिए रंगीन रोशनी से शून्य जगमगा उठा क्योंकि एनर्जी जंगली रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। मायरनी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया क्योंकि वह हक्के बक्के भाव से अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी आंखें मंद थीं, जैसे उन्होंने अपनी चमक खो दी हो। इतने सारे डाओसोस रेल्म के स्वामी एक ही समय में हमला कर रहे थे। वह चाहे कुछ भी कर ले, वह विरोध नहीं कर सकती थी। उसका इंतजार केवल मृत्यु का आह्वान था। इस समय अर्जुन अचानक जोर से दहाड़ा। एक चमक के साथ उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी क्योंकि एम्परर ऑरा हवा में भर गई थी। वह एक पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा रहा क्योंकि उसने लंबी तलवार को धीरे धीरे घुमाया जबकि वह जाप कर रहा था। ए मिलियन स्वॉर्ड्स, वन मैन होल्ड्स द पास। ची 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 ची। असंख्य स्वॉर्ड वेव्स फूट पड़े, टिड्डियों के झुंड की तरह विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहे थे। गरजने की आवाजें लगातार गूंज उठी क्योंकि एनर्जी के टकराने का दृश्य चौंकाने वाला था, जिससे सबका दिल कांप गया। एक एम्परर आर्टिफैक्ट। ये लड़का कहाँ से आया? उसके हाथ में सचमुच एक एम्परर आर्टिफैक्ट है। उसे जाने मत दो, उसे मार डालो। हालांकि शैटर्ड स्टासी में प्रवेश करने वाले बहुत से साधक विभिन्न सेक्ट्स के कुलीन शिष्य थे, या यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर्स और एल्डर्स के वंशज या सीधे शिष्य थे, फिर भी एम्परर आर्टिफैक्ट्स उनके लिए दुर्लभ थीं। कुछ लोगों को छोड़कर जिनके पास एम्परर आर्टिफैक्ट्स थीं, कोई और इसका मालिक बनने के लिए योग्य नहीं था। इस समय ये देखकर कि अर्जुन ने सचमुच एक एम्परर आर्टिफैक्ट निकाली, दर्जनों साधक अचानक उत्साहित हो गए। उनकी राय में अर्जुन बस एक विशाल खजाने का भंडार था। उसके पास न केवल एक संपूर्ण तारों का सोर्स था, बल्कि उसके पास एक एम्परर आर्टिफैक्ट भी था। अगर वे उसे मार सकते थे और उसकी चीजें छीन सकते थे, तो वे रातों रात अमीर हो जाएंगे और एक एम्परर आर्टिफैक्ट वाले व्यक्ति बन जाएंगे। एक पल के लिए सबका दिल उत्साह से जल उठा। टक्करों की एक श्रृंखला के बाद अर्जुन भी खून का एक घूंट खांसते हुए लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। हालांकि उसने दर्जनों साधकों के संयुक्त हमले का विरोध करने के लिए मिरियड स्वॉर्ड की शक्ति पर निर्भर किया, वह आखिरकार केवल एक ही व्यक्ति था। वह इतने सारे लोगों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? ऐसा करने में सक्षम होना, ये सब उन लोगों की वजह से था कि उन्होंने शुरू में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं तो अर्जुन को केवल मामूली चोटों से ज्यादा नुकसान होता। लानत है, तुम सचमुच एकजुट होकर हमला करने की हिम्मत करते हो। अर्जुन ने पीले चेहरे से आगे देखा क्योंकि उसने दांत पीसे और गुस्से से चिल्लाया। तमराज ने ठंडी सांस ली, अब दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। तुम आज मरोगे। सौर्यनंदन ने जल्दी से कहा, जल्दी से वह एम्परर आर्टिफैक्ट हमें सौंप दो। हालांकि दूसरों ने बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में लालची रोशनी पहले ही उनके विचारों को समझा चुकी थी। अर्जुन हिंसक रूप से मुस्कुराया क्योंकि उसकी आकृति झिलमिलाई और अचानक माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के सामने प्रकट हो गई। तमराज का चेहरा बदल गया क्योंकि वह सदमे में चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन हंसा, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर किसी ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, तो मैं तुम सबको बिना दफन जगह के मरवा दूंगा। उसकी ठंडी आंखें भीड़ पर घूम गईं क्योंकि उसके चेहरे पर एक पागल भाव दिखाई दिया। क्या तुम पागल हो? तमराज को अर्जुन के इरादों के बारे में पता चला और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अन्य लोग भी डर के मारे पीले पड़ गए क्योंकि उनके पैर नर्म हो गए। अर्जुन का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ऐसा कहते हुए उसने अचानक अपने हाथ में मिरियड स्वॉर्ड को ऊंचा उठाया। रुको, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो हम बात कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? सौर्यनंदन डर में चिल्लाया, अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। मेरे लिए मर जाओ। अर्जुन चिल्लाया क्योंकि उसके हाथ में मिरियड स्वॉर्ड माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल से टकराए। ये खत्म हो गया। ये देखकर तमराज का माथा ठंडे पसीने से ढंक गया क्योंकि वह बिना पीछे देखे भाग गया। भागो! सौर्यनंदन भी चिल्लाया, ये लड़का पागल है। होंग! मिरियड स्वॉर्ड माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल से टकराई, जिससे एक भोंपुकी सी घंटी की आवाज निकली और आंखों से दिखने वाली ध्वनि तरंग चारों दिशाओं में फैल गई। अर्जुन पहले प्रभावित हुआ।
हालांकि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी सोचची को हताश रूप से प्रसारित किया, लेकिन वह लड़खड़ाए बिना नहीं रह सका और लगभग जमीन पर बेहोश हो गया, खून का एक घूंट खांसते हुए। दर्जनों डाउसोस रेल्म जिन्होंने अर्जुन को अपनी पीठ दी और इस जगह से भागना चाहते थे, उनका भी बुरा हाल हुआ। ये जगह एक प्राकृतिक स्पिरिट अरे थी, इसलिए उसमें गिरने के बाद वे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सके, इसलिए हालांकि उन्होंने भागने की हताश कोशिश की, ये बेकार था। जब ध्वनि तरंग उन्हें छू गई तो वे तुरंत उसमें फंस गए। पहले लाल काले तारों पर एक युवा आदमी माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को हल्के से छूने पर ही मौके पर मारा गया था। अब अर्जुन एक एम्परर आर्टिफैक्ट का उपयोग करके माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को मार रहा था, जिससे एक अतुलनीय झटका लगा। ध्वनि तरंग के बाद सबने खून खांसा और यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा आर्टिफैक्ट्स की रोशनी भी बहुत मंद हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्वनि तरंग में एक दबाव और सील करने की शक्ति भी थी। इसके फैलने के बाद सब अपनी जगह पर जम गए, जैसे वे एक दलदल में गिर गए हों, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ होंग। इससे पहले कि वे अपनी सांस पकड़ पाते, एक और जोरदार आवाज गूंज उठी। सबका दिल कांप गया क्योंकि उन्होंने मुड़कर देखा, केवल अर्जुन को ही एम्परर आर्टिफैक्ट पकड़े हुए और अपने चेहरे पर एक भयंकर भाव के साथ माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को फिर से मारते हुए देखा, क्योंकि वह पागलपन में हंसा। क्या तुम खुश हो? क्या तुम खुश हो? मुझे जोर से बताओ, क्या तुम खुश हो या नहीं? पागल, पागल, यह आदमी अपना दिमाग खो चुका है। तुम मूर्खों का झुंड, तुमने उसे उकसाने के बारे में कैसे सोचा? अब तुम सब उसके साथ दफन होने जा रहे हो। रुको, रुको, चलो अच्छे से बात करते हैं। ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। भाई अर्जुन, दुश्मनी को जिंदा रखने से बेहतर है उसे खत्म कर दिया जाए। सबके एक साथ मरने के बजाय हम क्यों न बैठें और बात करें? भयानक ध्वनि तरंग को फिर से स्वीपिंग देखकर सबने अपने पिता और माताओं के लिए रोना शुरू कर दिया। वे सब अपने दिलों में नफरत से भरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय मुस्कुराते हुए कुछ कहने के लिए जो उनके मन के विपरीत था। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। अर्जुन ने खून खांसा और सिर हिलाया, मिरियड स्वॉर्ड को तीसरी बार ऊंचा उठाया और घोषित किया, तुम में से इतने सारे लोगों को मेरे साथ खींचकर मैंने फायदा कमाया है। आज तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। प्रभु अर्जुन, मैं तुम्हें अपना स्पेस रिंग देने को तैयार हूं, कृपया मेरी जान बख्श दो। किसी ने अचानक चिल्लाया। अर्जुन के हाथ की गति रुकी क्योंकि उसने सूंघा और धार्मिक रूप से चिल्लाया, क्या तुम सोचते हो कि यह युवा मास्टर उस तरह का व्यक्ति है जो केवल पैसे की परवाह करता है? मुझे नीचा मत देखो और इस युवा मास्टर के चरित्र का अपमान मत करो। वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, यह नहीं जानता था कि कैसे जवाब दे। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, रिंग में क्या अच्छी चीजें हैं? सब, वह व्यक्ति जो बोला था, वह भी हक्का बक्का रह गया, यह नहीं जानता था कि अर्जुन का क्या मतलब है। तभी उसके बगल में एक साधक ने उसे चुपके से लात मारी कि उस व्यक्ति को एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उनमें से बहुत सारी, मैं गारंटी देता हूं कि प्रभु अर्जुन संतुष्ट होंगे। अर्जुन तुरंत मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने पहले ही यह कह दिया होता तो क्या ये बेहतर नहीं होता? तुम्हें क्यों पीड़ा उठानी पड़ी? मुझे बताओ, क्या तुम एक सस्ते मूर्ख नहीं हो? हाँ, 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 मैं एक सस्ता मूर्ख हूँ। उस व्यक्ति के मुंह का कोना सिकुड़ गया। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दूंगा। अर्जुन ने ठंडी सांस ली, इससे पहले कि मायरनी की ओर मुड़कर कहा, बहन मायरनी, जाओ और उसका स्पेस रिंग ले लो। मायरनी चकित रह गई। हालांकि उसे लगा कि यह अच्छा विचार नहीं है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अर्जुन अब कुछ असुविधा में है, इसलिए वह केवल सिर हिला सकी और उस साधक के पास उड़ गई और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। साधक ने दर्द भरे भाव से स्पेस रिंग उतारा और अनिच्छा से मायरनी को सौंप दिया। अर्जुन ने उदास चेहरे से चिल्लाया, और कौन अपनी जान खरीदना चाहता है? अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो जल्दी करो, तुम्हें यह मौका फिर नहीं मिलेगा। क्या ये जलते हुए घर को लूटना नहीं है? ओए, ज्यादा मत करो। हम यहाँ कई दर्जन हैं, इसलिए हम तुमसे डरते नहीं हो सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जब तुम आगे हो तब छोड़ दो।
हाँ हाँ भाई अर्जुन, जब संभव हो तो उदारता दिखाओ। कुछ छूट छोड़ दो ताकि हम भविष्य में फिर मिल सकें। जब संभव हो तो उदारता दिखाओ। अर्जुन ने उपहास किया और तिरस्कार से कहा, मैंने तुम में से किसी को भी मुझे बख्शते हुए नहीं देखा, लेकिन अब तुम बकवास कर रहे हो, इसका क्या फायदा। मैं इसे आखिरी बार कहूंगा, जो कोई भी अपनी जान खरीदना चाहता है, जल्दी करो और सहयोग दो, नहीं तो इस युवा मास्टर को बेरहम होने और तुम सबको यहाँ मार डालने के लिए दोष मत देना। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में मिरियड स्वॉर्ड को फिर से ऊंचा उठाया, जैसे वह वार करने वाला था। दर्जनों डाउसोस रेल्म के साधकों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। अर्जुन ने अभी माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को केवल 2 बार बजाया था, लेकिन ज्यादातर साधक पहले ही घायल हो चुके थे। दुर्भाग्य से इस प्राकृतिक स्पिरिट अरे के अंदर वे भागना चाहते थे तो भी भाग नहीं सकते थे। अगर अर्जुन ने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को कुछ और बार बजाया होता तो वे सचमुच सब यहीं मर सकते थे। समझौता मत करो, तुम जितने कमजोर होगे वह उतना ही ज्यादा जमीन लेगा। उससे कभी समझौता मत करो। सब एकजुट हो जाओ और उससे लड़ो, हम जरूरी नहीं कि अपनी जान गंवाएं। तमराज ने अचानक चिल्लाया। सबके बीच वह अर्जुन को इस तरह दिखावा करते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए जब उसने देखा कि कोई समझौता करना चाहता है तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। भाई तमराज, तुम सचमुच अटल हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उपहास किया। तो ये युवा मास्टर इंतजार करेगा और देखेगा। देखते हैं तुम कब तक इतने जिद्दी रह सकते हो। तमराज का चेहरा इतना उदास था कि उस पर से बर्फ की एक परत खुरची जा सकती थी। विषय बदलते हुए अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं केवल 3 तक गिनूंगा। 3 के बाद अगर तुम अभी भी सहयोग नहीं करते तो तुम सब नरक जा सकते हो। 1, 2। इससे पहले कि अर्जुन 3 शब्द गिन पाता, किसी ने पहले ही चिल्लाया था। भाई अर्जुन, मैं अपना स्पेस रिंग सौंपने को तैयार हूँ। कृपया मुझे बख्श दो। बहुत अच्छा। अर्जुन की आंखें उस व्यक्ति की ओर मुड़ी जो बोला था और कहा, अपनी रिंग निकालो और एक तरफ खड़े हो जाओ। मायरनी चुपचाप उस व्यक्ति के सामने चली गई और अपना हाथ बढ़ाया। उस आदमी ने अपना स्पेस रिंग सौंपने के बाद वह तुरंत किनारे उड़ गया। मैं भी अपना स्पेस रिंग सौंपने को तैयार हूँ। मैं भी। ठीक है, ठीक है। वैसे भी कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ मरने से बेहतर है। तुरंत ही अपनी जान खरीदने के लिए स्पेस रिंग्स निकालने का सामान्य चलन बन गया। जल्द ही दर्जनों साधकों में से आधे से ज्यादा ने अपने स्पेस रिंग्स सौंपने का विकल्प चुना। मायरनी का मन अत्यंत उलझन भरा था। उसने सोचा था कि वह इस बार मरने वाली है। आखिरकार उसे दर्जनों डाउसोस रेल्म के साधकों के खिलाफ लड़ना था। उसे बचने का मौका कैसे मिल सकता था, लेकिन स्थिति पलट गई। वह और अर्जुन, जिन्हें एक पूर्ण नुकसान में होना चाहिए था, अब दर्जनों साधकों को नाक से खींच रहे थे। ये सब बहुत अचानक हुआ था। ये सब अकेले अर्जुन की वजह से था। दर्जनों डाउसोस रेल्म के साधकों के सामने निडर होना बहादुरी की निशानी थी। दुश्मन को डराने के लिए माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की शक्ति का चतुराई से उपयोग करना, दुश्मन को आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ बनाना रणनीति की निशानी थी। ये पहली बार था जब मायरनी ने इतने बहादुर और साधन संपन्न व्यक्ति का सामना किया था। थोड़ी देर में उसने 46 से ज्यादा स्पेस रिंग्स इकट्ठा कर लिए थे। हालांकि वह हेवनली वुल्फ वाली की महान वरिष्ठ बहन थी और उसने बहुत बड़े दृश्य देखे थे, इस समय वह उत्साह से कांप रही थी। 46 से ज्यादा स्पेस रिंग्स भारी और बहुत भारी थे। ये विभिन्न सेक्ट्स के कुलीन शिष्यों के स्पेस रिंग्स थे। उनमें से हर एक बेहद धनी था। वह मुश्किल से कल्पना कर सकती थी कि 46 से ज्यादा स्पेस रिंग्स से कितनी धन इकट्ठा होगा। थोड़ी देर बाद जो साधक पहले हिचकिचा रहे थे, उन्होंने और देर करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन के हाथ में एम्परर आर्टिफैक्ट माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के सामने रखा गया था। कौन जानता था कि वह कब फिर से वार करेगा। एक एक करके वे अपमान में अपने हाथों पर से स्पेस रिंग्स उतारने और मायरनी को सौंपने के लिए मजबूर थे। उन्होंने चुपके से अपने दिलों में शपथ ली कि वे एक दिन अर्जुन को उन्हें नाराज करने के परिणाम सिखाएंगे। दर्जनों डाउसोस रेल्म के साधक जो एक साथ जमा हुए थे, अब 2 समूहों में विभाजित हो गए थे।
एक समूह वे थे जिन्होंने अपने स्पेस रिंग्स सौंप दिए थे, जबकि दूसरा समूह अभी भी जिद्दी था। समूह में ज्यादा जिद्दी लोग नहीं थे, केवल 5 या 6। अर्जुन ने चारों ओर देखा और पाया कि ये लोग नेदरवर्ल्ड सेक्ट और ब्रह्म होली लैंड से थे। उसने सौर्यनंदन पर उपहास किया, लगता है होली सोन सौर्यनंदन यहीं मरना चाहता है। सौर्यनंदन ने माथे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।